गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज हम अपन ऑनलाइन पॉलिटिकल साइंस क्लास में अपना पेपर सेकंड का लास्ट हमारा यूनिट है फिफ्थ, उसका फर्स्ट टॉपिक है कार्ल मार्क्स। उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। बच्चों, कार्ल मार्क्स का टाइम पीरियड था 1818 से लेकर के 1883 तक। सबसे पहले अपन कार्ल मार्क्स का इंट्रोडक्शन या उनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, कार्ल मार्क्स का पूरा नाम जो था वो कार्ल हेनरिक मार्क्स था। इनका जन्म 8 मई 1818 ईस्वी में यानी 1818 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी जर्मनी जो है उसमें ट्रीवीज नामक जो स्थान है जर्मनी का, वहाँ पर एक यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था। बच्चों, कार्ल मार्क्स का ये विचार था यानी उसका ये सोचना था कि औद्योगिक जो समाज है ये पूंजीवादी समाज है। यानी कार्ल मार्क्स जो है वो औद्योगिक समाज को जो है वो पूंजीवादी समाज है वो कहता है या मानता है। पूंजीपतियों का जो मुनाफा है वो मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि जो पूंजीपति है उन पूंजीपतियों का जो भी मुनाफा है वो मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। और बच्चों, मार्क्स जो था उसने अपनी इसी जो विचारधारा उसके आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जब तक निजी पूंजीपति जो है वो इसी तरह मुनाफे का अगर संचय करते जाएंगे या संचय करते रहेंगे तब तक जो है वो मजदूरों की स्थिति में जो है वो सुधार नहीं किया जा सकता या उनकी स्थिति में सुधार जो है वो नहीं हो सकता है। इस प्रकार की जो उनकी विचारधारा थी कार्ल मार्क्स की, उनकी इस विचारधारा को ही बच्चों साम्यवादी कम्युनिस्ट विचारधारा का नाम जो है वो दिया गया। यानी कार्ल मार्क्स की जो ये विचारधारा थी उसी विचारधारा को साम्यवादी जो विचारधारा है या साम्यवादी कम्युनिस्ट जो विचारधारा है वो कहा जाता है। बच्चों, कार्ल मार्क्स ने जो है वो अपने जो एक फ्रेडरिक एंजल्स से जो है वो कार्ल मार्क्स का एक उनसे मुलाकात होती है और फिर आगे जाकर के उनसे जो है वो उनकी जो है मित्रता हो जाती है एंजल से। यानी उन दोनों में आपस में जो है वो मित्रता हो जाती है कार्ल मार्क्स की एंजल से। तथा कार्ल एंजल्स जो था बच्चों, ये एक बहुत ही बड़ा धनी जो है वो उद्योगपति का लड़का था। यानी एंजल्स कौन था? एंजल्स जो था वो एक बहुत बड़े धनी उद्योगपति थे, उनका ये लड़का था। तथा मार्क्स और एंजल्स जो थे ये जब दोनों आपस में मित्र बन गए तो उनकी इसी जो मित्रता है उसको 19वीं शताब्दी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण साहित्यिक मित्रता भी कहा जाता है। साहित्यिक मित्रता इसलिए कहा जाता है बच्चों कि कार्ल मार्क्स जो है उसने एंजल्स के साथ में मिल कर के दोनों जो है वो आपस में मिल कर के उन्होंने 1844 में 1844 में जो है वो उनको जो है वो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी जो है वो कार्ल मार्क्स को कहा गया। तथा उन्होंने एंजल्स के साथ में मिल कर के जो है वो एक साम्यवादी घोषणा जो पत्र है वो भी लिखा था तथा जिसको कि क्रांतियों का वर्ष है वो भी कहा जाता है। और ये घोषणा जो पत्र था बच्चों, ये कार्ल मार्क्स ने जर्मन भाषा में लिखा था। तथा कार्ल मार्क्स का बहुत ही दिया गया एक अच्छा कोटेशन भी है, उसके द्वारा लिखा गया कि सारा जो इतिहास है ये वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कार्ल मार्क्स कहता है कि पूरा जो इतिहास था वो एक तरह से वर्ग संघर्ष का इतिहास था। वर्गों के बीच में जो था वो संघर्ष चल रहा था। वर्ग कौन से थे? पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। तो इन दोनों ही वर्गों में जो है वो संघर्ष चल रहा था। वहीं कार्ल मार्क्स का एक और भी कोटेशन है दी उसके द्वारा दिया गया कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़ा पाया और मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। यानी हीगल के जो है कार्ल मार्क्स से पहले जो है वो हीगल ने जो द्वंद्ववाद का जो सिद्धांत दिया था उसके जो सिद्धांत है उसको उसने जो है वो सिर के बल खड़ा देखा था और उसी को जो है वो कार्ल मार्क्स ने जो है वह पैरों के बल ला करके खड़ा कर दिया। यानी उसमें जो है वो कुछ सुधार किया था। तो द्वंद्ववाद जो था ये या द्वंद्वात्मक जो था बच्चों, ये कार्ल मार्क्स का जो है वो उसकी विचारधारा का एक केंद्रीय तत्व भी उसको कहा जाता है।
तथा उसकी जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा थी बच्चों, ये अवधारणा ही मार्क्सवाद को जो है वो वैज्ञानिक समाजवाद जो है उसका दर्जा उसको प्रदान किया था। यानी उसकी जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो अवधारणा है, इसी अवधारणा से के को ही जो है वो मार्क्सवाद को, इसी के कारण जो है मार्क्सवाद को या कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जो है वो जनक भी कहा जाता है, और यही दर्जा जो है वो उसको इसी कारण से मिला था। तथा द्वंद्वात्मक जो पद्धति है, ये पद्धति बच्चों सत्य की खोज की एक क्या है, एक प्रणाली है या सिस्टम है, जिसको कि मोटे तौर पर जो है वो अगर हम कहा जाए तो उसको वाद विवाद के द्वारा सत्य की खोज भी कह सकते हैं। यानी कोई भी एक वक्ता जो है वो वक्ता किसी भी विषय के एक पक्ष को, यानी कोई भी वक्ता जो है वो किसी भी विषय का, कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के एक पक्ष को अगर प्रस्तुत करता है तो उसको जो है वो वाद कहा जाता है। और वहीं कोई दूसरा वक्ता जब उसी विषय के दूसरे पक्ष को अगर वो प्रस्तुत करे तो उसे प्रतिवाद कहा जा सकता है या उसे प्रतिवाद कहते हैं। इस प्रकार से जो वाद और प्रतिवाद है, वाद और प्रतिवाद की जो पारस्परिक बहस है या उनकी जो आपस में जो है वो बातचीत है, बहस के द्वारा जो बातचीत हुई है या जो संघर्ष है, उस संघर्ष के बाद में उस विषय के बारे में एक ऐसा पक्ष उभर कर के सामने आ जाता है बच्चों, जिस पर कि जो सभी लोग होते हैं वो सहमत हो जाते हैं आपस में, और उसे जो है वो संवाद कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये द्वंद्वात्मक जो पद्धति है वो इसको कहा जाता है। यह द्वंद्वात्मक का मतलब क्या है? इसमें द्वंद्व का अर्थ होता है बच्चों दो विरोधी पक्षों में संघर्ष। यानी द्वंद्वात्मक में जो है वो दो विरोधी जो पक्ष होते हैं, उन विरोधी पक्षों में जो संघर्ष होता है उसको द्वंद्व कहा जाता है। और भौतिक जो शब्द आया है, भौतिक का अर्थ होता है जड़ तत्व या अचेतन तत्व। तथा वाद का जो अर्थ आया है, वाद का अर्थ है या वाद का जो सिद्धांत है उसको जो है वो विचार, सिद्धांत या धारणा जो है वो भी कहा जाता है। तथा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अगर हम सरल शब्दों में अगर अर्थ देखें तो वो ये होता है कि ये एक ऐसा भौतिकवाद है जो द्वंद्वादी जो पद्धति है उस पद्धति को ये स्वीकार करता है। तथा मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक है बच्चों, द्वंद्वात्मक उसकी भौतिकवाद है, ये दो मूल जो मान्यताएं हैं, उन दो मूल मान्यताओं पर ये उसका जो विचारधारा थी वो आधारित थी कि सृष्टि का जो मूल तत्व होता है वो क्या है, पदार्थ है। तथा सृष्टि और उसमें मौजूद जो मानव समाज है उसका भी विकास जो है वो द्वंद्वात्मक जो पद्धति है उसी द्वंद्वात्मक पद्धति से हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जो भौतिकवाद का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उसका अर्थ यही है कि सृष्टि जो है वो मूलतः एक भौतिक है, और अपना जो विकास है ये वो वाद और प्रतिवाद अथवा संवाद के वाली जो द्वंद्ववादी प्रणाली है उससे उसका जो विकास है वो हुआ है। तथा मानव जो समाज है उसका भी विकास इसी पद्धति के द्वारा होता है। तो ये था कार्ल मार्क्स जो है उसके द्वंद्वात्मक या द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है वो पद्धति जो शब्द आया है वो उसका अर्थ। अब अपन लेंगे बच्चों कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई उनकी कुछ जो प्रमुख रचनाएं या उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले उनकी जो पुस्तक है वो है दास कैपिटल। दास कैपिटल यानी पूंजी, ये उनकी पुस्तक जो है वो 3 संस्करणों में इस पुस्तक का जो है बच्चों प्रकाशन हुआ था या वो प्रकाशित हुई थी। सबसे पहला इसका जो वॉल्यूम था वो था 1861 में, ये संस्करण जो है वो पहला प्रकाशित हुआ। सेकंड संस्करण जो है वो 1885 में प्रकाशित हुआ। थर्ड इसका संस्करण जो है वो 1894 में प्रकाशित हुआ दास कैपिटल का। नेक्स्ट उनकी पुस्तक है द होली फैमिली यानी पवित्र परिवार, ये 1845 में प्रकाशित हुई। फिर नेक्स्ट है उनकी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये 1848 में प्रकाशित हुई यानी साम्यवादी घोषणा पत्र, ये जर्मन भाषा में लिखा गया था। फिर नेक्स्ट है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, ये 1847 में प्रकाशित हुई दर्शन की दरिद्रता,
नेक्स्ट है वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, ये 1865 में प्रकाशित हुई, मूल्य, कीमत एवं लाभ। नेक्स्ट है द सिविल वॉर इन फ्रांस, ये 1870 से लेकर के 81 तक जो है इसका प्रकाशित या जो है वो होने का समय जो था वो ये था, यानी फ्रांस में गृह युद्ध। नेक्स्ट है क्रिटिक्यू ऑफ द गोथा प्रोग्राम। तो क्रिटिक्यू ऑफ द जो गोथा प्रोग्राम है, ये जो है या गोथा कार्यक्रम की आलोचना भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है द क्रिटिक्यू ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये 1859 में प्रकाशित हुई थी, राजनीति अर्थशास्त्र की आलोचना। नेक्स्ट है क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, ये 1848 में जो है वो प्रकाशित हुई थी, फ्रांस में वर्ग संघर्ष। तो ये थी कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। एग्ज़ाम में कोई भी दो जो है वो रचनाएं या कोई भी दो पुस्तकों का नाम जो है वो एग्ज़ाम में कार्ल मार्क्स का जो है वो पूछा जा सकता है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उनकी इम्पोर्टेंट है, दास कैपिटल इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी जो है वो कोई दो पुस्तकों के बारे में जो है वो आपको बताना होगा अगर एग्ज़ाम में जब पूछा जाए। तो याद आपको सारी रखनी है, उसमें से कोई भी आप दो लिख सकते हैं। लेंगे इतिहास की आर्थिक व्याख्या। बच्चों, कार्ल मार्क्स ने जो है वो अपने इस सिद्धांत के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है बच्चों अलग अलग सिद्धांत है वो दिए गए थे। उसमें से उसका जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के द्वारा मार्क्स ने बच्चों यह बताने का या यह दिखाने का जो है वो कोशिश की है कि सामाजिक जो विकास है, ये सामाजिक विकास जो है वो कोई सीधी और सरल रेखा के समान इसका जो विकास है वो नहीं होता, और ना ही उसका कोई ईश्वरीय जो प्रेरक कारण है वो होता है, बल्कि जो समाज है उसकी प्रगति जो है वो समाज की प्रगति द्वंद्वात्मक जो प्रणाली है उसके द्वारा उसकी जो विकास है वो होता है। और विकास की जो प्रक्रिया और उसकी जो अंतिम दिशा है उसको निर्धारित करने वाले जो तत्व होते हैं वो आर्थिक तत्व ही होते हैं। वहीं मार्क्स ये कह रहा है अपने कोटेशन के माध्यम से कि इतिहास का जो निर्धारण है वो अपने अंतिम रूप में आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार ही होता है। यानी किसी भी इतिहास का जो है बारे में अगर हम जो है वो उसके अंतिम जो परिणाम के बारे में या अंतिम जो लास्ट आखिरी जो परिणाम के बारे में अगर हम पहुँचते हैं तो वो होता है उसकी जो आर्थिक परिस्थितियाँ जो थी उस समय की वो किस प्रकार से थी, उन्हीं आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर जो है वो आर्थिक परिस्थितियाँ जो है वो उसका जो रीज़न होता है या कारण होता है। मार्क्स ने जो है बच्चों वो उत्पादन के जो साधन थे कि किसी भी चीज़ जो वस्तु हो या कोई भी चीज़ हो उसका जो उत्पादन होता है उन उत्पादन के साधनों के जो आधार पर ही समाज का जो इतिहास है उस समाज के इतिहास को जो है उसने 6 भागों में या 6 जो युग हैं उन युगों में उसको बांटा है। पहला जो युग है वो उसने बताया है कि आदिम साम्यवादी युग। पहला जो युग है समाज का जो है वो बताया है वो है आदिम साम्यवादी युग। इस जो युग है उसके अनुसार जो है वो मार्क्स ये कह रहा है बच्चों कि प्रारंभिक आर्थिक अवस्था जो है वो एक साम्यवादी व्यवस्था थी। यानी जो प्रारंभिक और आर्थिक जो व्यवस्था थी वो मार्क्स के अनुसार कैसी थी, साम्यवादी व्यवस्था जो है वो थी। तथा शिकार के द्वारा, यानी इस अवस्था में जो है वो कह रहा है कि इस अवस्था में जो है वो मनुष्य जो था वो शिकार के द्वारा अपना पेट भरने की जो है वो पेट भरता था या पेट भरने की जो स्थिति थी उसी ने ही सामूहिक जो जीवन है उसको उसने जन्म दिया। यानी मनुष्य जो शिकार के द्वारा पेट भरता था उस पेट भरने की जो सिचुएशन थी उसी सिचुएशन ने उसकी सामूहिक जो जीवन है उसको उसने जन्म दिया तथा उसी समय जो है वो पूर्ण समानता एवं पूर्ण स्वतंत्रता है यानी थी। उस समय जो आदिम साम्यवादी जो युग था उस युग में जो था वो मनुष्य का जो था वो काम करने की पूरी स्वतंत्रता थी और पूर्ण रूप से वह जो है वो समानता भी उस समय में व्याप्त थी। और
न कोई उस समय लुटेरा था और न कोई शोषक था, यानी कोई भी उनकी चीज़ को जो है लूट नहीं सकता था, हड़प नहीं सकता था और न ही कोई उनका जो है वो शोषण कर सकता था। इस समाज में जो है वो मानव के द्वारा मानव का जो शोषण है वो नहीं उस समय होता था या नहीं किया जाता था। किस अवस्था में? आदिम साम्यवादी जो अवस्था थी या आदिम साम्यवादी जो दो युग था, उस युग में जो है वो मनुष्य का जो है वो मनुष्य के द्वारा शोषण जो है वो नहीं किया जाता था। और आगे चलकर फिर जो है वो आगे चलकर प्रकृति से मानव के जो अंतर्द्वंद था, उस अंतर्द्वंद ने औजारों को जन्म दिया और मनुष्य ने जो है वो आग जलाना, जानवर पालना, बर्तन बनाना, पौधे उगाना जो है आदि कामकाज जो थे वो उसने सीख लिए तथा पौधे उगाना जो था वो खेती की तरफ जो है वो उनका एक पहला कदम था या फर्स्ट स्टेप जो है वो था, यानी वो खेती करना जो था उस समय मनुष्य सीख गया। और परिणाम स्वरूप जो है वो एक तरफ तो अलग अलग कबीलों के जो अलग अलग पेशे जो थे वो हो गए, यानी अलग अलग कबीलों के जो थे वो अलग अलग पेशों को जो है वो उन्होंने अपनाया और कबीले जो थे वो आपस में जो है वो लड़ाई शुरू हो गई। कबीले कबीले जो थे उनमें आपस में जो है वो संघर्ष जो था वो शुरू हो गया तथा सामाजिक जो कार्य जो थे उस सामाजिक कार्य के जो बंटवारा हुआ था उस बंटवारे ने समाज को ही जो है वो एक तरह से बांट दिया तथा समाज जो था वो फिर आगे जा कर के दो वर्गों में विभाजित हो गया या दो वर्गों में जो है वो बंट गया, मालिक और दास, यानी समाज जो था वो दो वर्गों में बंट गया था, मालिक और दास। तथा अब जो था समाज जो था उस समाज में एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया जो कि दूसरों की मेहनत से पर जो है वो जिंदा रहता था। कौन? मालिक जो था वो किसकी मेहनत पर जिंदा रहता था? जो था वो मजदूरों पे, जो भी जो शासक जो था वो मजदूरों की जो मेहनत है उस मेहनत पर जो है वो जिंदा रहता था। अब दूसरा जो युग है वो है दास का युग, दास युग। इस युग में जो है बच्चों वो साम्यवादी जो व्यवस्था है जैसी पहले थी कि प्रारंभ में साम्यवादी व्यवस्था थी, इसके जो बाद जो है वो व्यवस्था बदली और वो व्यवस्था जो थी वो कैसी थी? दास युग या दासता की जो युग है वो उसमें जो है वो आ गई, यानी साम्यवादी व्यवस्था जो है वो बदल करके किस युग में परिवर्तित हो गई? दास युग में। और यह दास जो युग है वो प्रारंभ हो गया तथा श्रम विभाजन है वो भी प्रारंभ हुआ। श्रम का जो विभाजन है उसकी शुरुआत हो गई थी तथा दास युग में जो था वो मालिक का दास पर वैसा ही हक होता था, यानी दास युग में जो है वो मालिक का जो है वो दास पर वैसा ही हक होता था जैसे कि मकान, जमीन या जानवरों पर जो है वो हक अपना होता है। दास युग में जो है वो आदमी जो है वो मनुष्य की तरह बिका करते थे, यानी इस युग में जो है वो आदमी जो थे वो पशुओं की तरह जो है वो बिका करते थे तथा इस युग में जो है वो मालिकों की संख्या जो थी वो कम हो गई और दासों की जो संख्या थी वो ज़्यादा बढ़ गई, यानी मालिक जो थे वो कम थे तथा दास जो थे वो उनकी संख्या जो थी वो ज़्यादा थी। फिर तीसरा जो युग था वो है सामंती युग। इस युग में जो है बच्चों दास मालिकों की गुलामी से तो आज़ाद हो गए थे, लेकिन वे ज़मीन के जो है वो गुलाम बन गए, यानी दास जो थे वो अपने जो मालिकों की गुलामी जो में जो जगह, यानी मालिकों के ये गुलाम जो थे तो उनकी गुलामी से तो ये दास आज़ाद हो गए थे, लेकिन ये उनकी जो ज़मीन है उसके ये गुलाम बन गए। लेकिन सामंतवादी जो युग है इस युग में राजा और उसके सैनिक जो थे वो सामंत भूमि है उसके मालिक जो है ये होते थे, यानी जो सामंतवादी युग है इस सामंतवादी जो युग है उसमें राजा और उसके जो सैनिक हैं वो सामंत भूमि के मालिक होते थे। कौन होते थे? राजा और उसके जो सैनिक जो थे वो उसके मालिक होते थे उसकी भूमि के। इस प्रकार से उत्पादन का जो काम है या कार्य है वो किसानों के द्वारा किया जाता है। उत्पादन का काम खेतों में या भूमि में कौन करता था? किसान। तो किसान वर्ग जो था उसके द्वारा जो है वो काम किया जाता था तथा किसान जो थे वो दास
तो नहीं थे, यानी जो ये किसान वर्ग था, ये किसान जो है वो दास भी नहीं थे, लेकिन पूर्ण रूप से ये स्वतंत्र भी इनको नहीं कह सकते, यानी ये पूर्णतः से इनको स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं थी। इनको जो है वो दास भी नहीं कहा गया, यानी दास भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है और न ही ये पूरी तरह से इनको स्वतंत्रता प्राप्त थी। सामंतवाद जो है उसमें समाज में सामंत और किसान जो था बच्चों, ये दो वर्गों में बट गए। यानी सामंतवाद जो ये समाज था, सामंतवादी युग, इस युग में जो है समाज जो था ये आगे जा कर के दो जो वर्ग है उन वर्गों में बट गया। पहला था सामंत और दूसरा किसान जो है वो था। अब सामंत जो था वो किसानों का शोषण करने लगा, ये जो सामंत वर्ग था ये किसानों का शोषण करने लगा था। अब नेक्स्ट जो युग आ रहा है वो है पूंजीवादी युग। तो उत्पादन के नए साधन जो थे वो मशीनों, उत्पादन के नए साधन क्या आ गए, यानी मशीनें आ गई, नई नई मशीनों का जो है वो आविष्कार हो गया, मशीनें आ गई। उसने उत्पादन के नए रिश्तों को जो है बच्चों जन्म दिया, और सामंतवाद के स्थान पर जो है वो एक पूंजीवादी जो युग है वो प्रारंभ हो गया। तथा पूंजीवाद को जो है वो उसने अपना जो है वो एक वास्तविक स्वरूप जो था वो औद्योगिक क्रांति के होने पर प्राप्त हुआ। यानी पूंजीवादी जो है उसको वास्तविक जो स्वरूप था वो औद्योगिक क्रांति हुई, उस औद्योगिक क्रांति के कारण जो है ही उसको ये स्वरूप जो है वो प्राप्त हुआ था। पूंजीवाद में उत्पादन जो था, अब अपन करेंगे इतिहास की आर्थिक व्याख्या कि मार्क्स के द्वारा जो दिया गया इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक या भौतिकवादी जो उसका सिद्धांत है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, मार्क्स ने इस सिद्धांत के द्वारा यह बताने का प्रयास किया या कोशिश की है कि सामाजिक जो विकास है, उस सामाजिक विकास जो किस प्रकार से हुआ है या उसका जो विकास है करना कोई सीधी या सरल रेखा के समान इसका विकास जो है वो नहीं होता है, और न ही इसका जो है कोई ईश्वरीय जो है वो कारण है कि ईश्वर ने जो है वो इसका जो है वो प्रेरक रीज़न के द्वारा इसका जो विकास है वो किया जाता है समाज का। तो समाज की जो प्रगति है वो उसके अनुसार जो है वो एक द्वंद्वात्मक जो प्रणाली है उसके द्वारा होती है, और विकास की प्रक्रिया एवं उसका जो अंतिम दिशा है उसको निर्धारित करने वाले जो तत्व होते हैं वो भी आर्थिक तत्व जो है वो ही होते हैं। वहीं मार्क्स ये कह रहा है कि इतिहास का जो निर्धारण है वो अपने अंतिम रूप में आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार होता है। मार्क्स ने जो है बच्चों वो उत्पादन के साधन जो है उन साधनों के आधार पर समाज के जो इतिहास है उस समाज के इतिहास को वो 6 युगों में या 6 भागों में जो है वो उसने बांटा है या विभाजित किया है। सबसे पहला जो युग है ये वो है आदिम साम्यवादी युग, यानी उसने जो समाज का जो 6 वर्गों में जो उसको बांटा है उसका जो पहला युग उसने बताया है वो है आदिम साम्यवादी युग। मार्क्स के अनुसार बच्चों जो प्रारंभिक और आर्थिक जो व्यवस्था थी वो एक साम्यवादी व्यवस्था थी, यानी वो प्रथम या पहला जो साम्यवादी जो व्यवस्था है वो उसकी जो व्यवस्था जो थी वो उस समय उसको समाज को उसने बांटा है कि पहली जो समाज की अवस्था थी वो थी आदिम साम्यवादी व्यवस्था। इस आदिम साम्यवादी जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में जो है वो मनुष्य जो था या मानव जो था वो शिकार के द्वारा जो है बच्चों वो अपना जो पेट जो है वो बढ़ता, यानी शिकार करके जो है वो अपना पेट बढ़ता था, तथा उसकी जो ये सिचुएशन है उसको जो है उसने सामूहिक जीवन को है वो जन्म दिया। यानी शिकार करने की जो उसकी प्रवृत्ति थी उस प्रवृत्ति ने जो है वो एक सामूहिक जीवन को जन्म दिया समाज में। और उस समय जो बच्चों मनुष्य जो था वो पूर्ण रूप से उसमें जो है वो समानता व्याप्ति तथा स्वतंत्रता उनको थी कि वो कोई भी काम है वो कर सकते थे, कहीं भी जो है वो विचरण कर सकते थे, तथा आपस में जो है उनमें समानता की भावनाएं वो थी, तथा न तो उस समय कोई लुटेरा था और न ही कोई शोषक था। इस समाज में ये जो आदिम साम्यवादी समाज था, इस समाज में जो है मानव के द्वारा मानव का शोषण भी नहीं किया जाता था, यानी जो इसमें मनुष्यों के द्वारा मनुष्य का जो शोषण है वो नहीं होता था, मनुष्यों पर जो है वो शोषण या अत्याचार नहीं करते थे।
और आगे चलकर धीरे धीरे जो है वो जब आगे है चलकर प्रकृति से जो मानव है उसके अंतर्द्वंद है, यानी प्रकृति से मानव का क्या हुआ, अंतर्द्वंद हुआ कि उसने सोचा कि ये जो है वो आग कैसे लगती है, क्या करती है, तो उसके दिमाग में जो कुछ विचार है वो उत्पन्न हुए, धीरे धीरे उसमें बुद्धि का जो है वो विकसित हुई, तो उसने औजारों को जन्म दिया और मनुष्य जो है वो आग जलाना, जानवर पालना, बर्तन बनाना, पौधे उगाना आदि जो काम काज जो थे उसने सीख लिए थे। और पौधा उगाना जो था वो उसका जो ये काम था वो एक तरह से खेती की तरफ उसका पहला कदम था, फर्स्ट स्टेप था। और परिणाम स्वरूप एक जो है तरफ तो अलग अलग जो कबीले थे उन कबीलों के अलग अलग पेशे हो गए, यानी अलग अलग जो है ये समाज में जो वर्ग जो समाज में अलग अलग कबीलों में जो समाज जो था वो बट गया, यानी काम काज के आधार पर कि ये कबीला जो था ये काम करता था, ये कबीला जो था वो ये काम करता था। तथा कबीलों कबीलों के बीच में फिर जो है वो कबीलों कबीलों के बीच में जो है वो संघर्ष भी प्रारंभ हो गए, यानी जब कबीलों में पेशे जो है वो अलग अलग हो गए थे तो उनमें जो है वो आपस में जो है उन कबीलों में जो है वो लड़ाई झगड़े या संघर्ष प्रतिस्पर्धा की जो भावना है वो आ गई, तथा सामाजिक जो काम काज था उस कामकाज का बंटवारे ने समाज को ही बच्चों बांट दिया और समाज जो था वो परिणाम स्वरूप दो वर्गों में बंट गया था, एक मालिक और दूसरा दास वर्ग में। तो ये दो वर्गों में जो था वो समाज बढ़ गया तथा समाज में एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया या जन्म लिया जो कि दूसरों की मेहनत पर जिंदा रहता था। तो अब जो है वो दूसरा जो युग बताया वो बताया उसने दास का युग। बच्चों पहले जो प्रारंभिक जो युग था वो था साम्यवादी युग, यानी साम्यवादी व्यवस्था थी पहली व्यवस्था। फिर इसके बाद की जो व्यवस्था थी वो बदली और कौन सी व्यवस्था प्रारंभ हुई, दास युग की, यानी दासता का जो युग है इसका जो है वो प्रारंभ या शुरुआत हुई थी। तथा श्रम विभाजन यानी श्रम का जो है वो विभाजन प्रारंभ हुआ तथा दास युग में जो है वो मालिक का दास पर वैसा ही हक होता था जैसे कि मकान, जमीन या जानवर पर जो है उसका हक होता है। दास युग में बच्चों आदमी जो था वो पशुओं की तरह बिका करते थे, यानी मनुष्य जो था वो पशुओं की तरह उनको खरीदा जाता था या वो उनको बेच दिया जाता था। तथा दास युग में मालिकों की संख्या तो कम थी और दासों की जो संख्या थी वो ज़्यादा हो गई। फिर उसके बाद का जो युग आया वो था सामंती युग। इस युग में दास जो थे वो मालिकों की गुलामी से तो आज़ाद हो गए थे बच्चों, लेकिन जो थे वे ज़मीन के गुलाम हो गए, यानी जो इस युग में मालिक जो थे दास जो थे वो मालिकों की जो गुलामी करते थे उन गुलामी से तो वे आज़ाद हो गए, लेकिन वे किसके गुलाम बन गए, ज़मीन के। उनकी जो ज़मीन थी मालिकों की उनकी ज़मीन के वे गुलाम बन गए। और सामंतवादी जो युग है उसमें राजा और उसके सैनिक जो थे वो सामंत भूमि के मालिक हुआ करते थे तथा उत्पादन का जो कामकाज था वो किसानों के द्वारा किया जाता था और किसान जो थे वो न तो दास थे और न ही वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे, यानी किसान जो थे उनको दास भी नहीं कहा जा सकता और न ही उनको पूरी तरह से जो स्वतंत्रता थी वो मिली हुई थी। और समाज जो था उस समाज जो था वो सामंत और किसान दो विरोधी वर्गों में बट गया, यानी सामंतवाद जो युग था इस सामंतवादी युग में जो था वो समाज जो था वो दो युगों में बट गया, सामंत और किसान। सामंत जो था वो किसानों का शोषण करने लगा। अब ये सामंत जो वर्ग था ये किसानों का शोषण करने लगा। फिर उसके बाद में जो चौथा युग बताया है वो है पूंजीवादी युग। अब उत्पादन के जब नए नए साधन जो थे वो उत्पादन के नए नए साधनों में क्या आएगा, नई नई मशीनों का जो है वो आविष्कार हो गया, नई नई मशीनें आ गई उत्पादन के जो है वो करने के लिए। तो उसने उत्पादन के नए रिश्तों को क्या हुआ, जन्म दिया। जब नए साधन आ गए तो उसने उत्पादन के कुछ नए रिश्तों को उसने जन्म दे दिया। और सामंतवाद के स्थान पर किस युग का प्रारंभ हो गया, पूंजीवादी युग का, यानी सामंतवाद के स्थान पर जो पूंजीवादी युग था, पूंजीपति जिसके पास धन दौलत जो थे वो ज़्यादा थे, धनी वर्ग जो था उसका जो है वो प्रारंभ
हो गया या उसकी शुरुआत हो गई। पूंजीवाद को जो है वो आरंभ में जो है वो वास्तविक स्वरूप जो था वो औद्योगिक क्रांति के होने पर प्राप्त हुआ। यानी पूंजीवादी युग जो है उसको जो उसका वास्तविक जो स्वरूप है या आकार जो है वो किसके कारण प्राप्त हुआ? औद्योगिक क्रांति है उसके जो है उसके होने पर, जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उस औद्योगिक क्रांति के कारण उसको जो है वो स्वरूप पूंजीवादी जो है वो मिला। और पूंजीवाद में उत्पादन जो था वो साधन, महंगे मशीनें और कल कारखाने आदि थे। पूंजीवाद में क्या था? उत्पादन के साधन थे। उन पूंजीवादी वर्ग के पास उत्पादन के साधन बहुत ज़्यादा उपलब्ध थे तथा महंगी महंगी उनके पास मशीनें थी, कल कारखाने जो थे वो भी थे। तो सर्वसाधारण को यानी सभी जो है उसको न तो ये साधन सुलभ थे, यानी सभी लोगों को ये सारे साधन जो थे वो उनके पास नहीं थे कि या उनको नहीं मिले हुए थे कि सबके पास ये साधन थे, और ना वे अपने पुराने हस्त कौशल वाले जो रोजगार है उनको चला सकते थे, ताकि उनको ये साधन नहीं थे सभी लोगों के पास। और न ही उनके जो पुराने जो भी उनके तो काम करने के तौर तरीके थे, हाथों के द्वारा जो पुराने काम किया जाता था, तो उनसे कि वो अपना जो रोजगार काम धंधा है उसको चला सके। मजदूर वर्ग जो था, मजदूर जो थे वो मजबूर होकर के, ये जो लोग थे ये आप बेचारे विवश हो गए, मजबूर हो गए, और उन्हें अपने जो श्रम है उसको क्या करना, उनको बेचना पड़ा, क्योंकि वे पुराने जो उनके हथियार औजार थे उनसे वो जो थे वो काम नहीं कर सकते थे। तो विवश होकर के या मजबूर होकर के उनको अपना जो श्रम था, मेहनत थी, वो उनको पूंजीवती जो वर्ग था उनको बेचना पड़ा। और पूंजीवाद ने दासता को मिटाने की बजाय क्या किया, इसे दूसरे रूप में जो है वो उसको एक तरह से स्थायी बना दिया। इस जो पूंजीवादी वर्ग जो था उसने इस दासता को जो है वो स्थायी बना दिया, यानी उनका जो शोषण किया जाता था उनके द्वारा उसको उन्होंने जो है वो एक स्थायी बना दिया, और वेतन भोगी को वेतन पाने वाला जो दास है वो बना दिया गया। तो ये था पूंजीवादी युग। अब नेक्स्ट जो युग आ रहा है वो है सर्वहारा के अधिनायकवाद का युग। पूंजीवादी जब व्यवस्था जो है उसके सर्वहारा के शोषण पर ये आधारित थी, यानी पूंजीवादी जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था जो थी इस सर्वहारा जो वर्ग है इसके शोषण पर ये आधारित थी। और जब ये शोषण चरम सीमा पर पहुंच गया तो मजदूर जो था उसको अपना अस्तित्व खतरे में नजर आया, और वह इसके खिलाफ क्या किया, उसने जो है वो आवाज़ उठाई, यानी बगावत करना उसने शुरू कर दी। और पूंजीपति वर्ग और उसके शासन को ही उसने क्या है वो ख़त्म कर देना चाहता था। जो किसान जो था, जो मजदूर जो था, वो पूंजीपति वर्ग और उसके जो पूरा शासन है उस शासन व्यवस्था को ही जो है उखाड़ फेंकने की जो है उसने ये ठान लिया कि मैं इसके विरुद्ध जो है वो क्रांति करूँगा और इस व्यवस्था को ही उखाड़ फेंकूँगा। तो इसी को जो है वो कार्ल मार्क्स जो है वो क्रांति कहता है। इस क्रांति के फलस्वरूप जो है वो श्रमिक वर्ग उत्पादन के जो समस्त साधन जो थे उन साधनों पर अधिकार करके पूंजीवाद का अंत कर देगा, और सर्वहारा जो है उसका अधिनायक तंत्र है वो स्थापित हो जाएगा। तो ये था सर्वहारा का अधिनायकवाद युग। फिर लास्ट जो युग है वो है साम्यवादी युग। अब पूंजीवादी जो तत्व थे उन तत्वों के पूरी तरह से जब विनाश हो जाएगा पूंजीवादी वर्ग का, तो उस विनाश के बाद जो है वो इतिहास की जो अंतिम अवस्था होगी वो अंतिम अवस्था जो है वो आएगी साम्यवादी व्यवस्था या राज्य विहीन या वर्ग विहीन समाज की अवस्था। तो ये अवस्था जो है वो आएगी। इस अवस्था में एक ऐसे समाज की स्थापना होगी बच्चों जिनमें कि न तो वर्ग होंगे बल्कि व्यक्ति व्यक्ति का शोषण भी नहीं करेगा, यानी कोई भी इस व्यवस्था में जो है किसी प्रकार का कोई वर्ग नहीं होगा, और ना ही व्यक्ति व्यक्ति जो यानी मनुष्य मनुष्य जो है वो शोषण करेगा, और राज्य का जो है वो लोप हो जाएगा, यानी राज्य जैसी संस्था है वो समाप्त हो जाएगी। तथा मार्क्स ने साम्यवादी युग है बच्चों, उस साम्यवादी युग के जो है वो दो लक्षण यह बताता है। पहला तो यह कि यह समाज का जो है वो अंत तो गत्वा राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन होगा। दूसरा, इस समाज के अंदर वितरण का जो सिद्धांत है वो होगा, तथा प्रत्येक जो होगा वो अपनी योग्यता के अनुसार काम करेगा और उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही जो है वो प्राप्त होगा।
तो ये था साम्यवादी युग। तो इस प्रकार से जो है वो कार्ल मार्क्स ने जो है वो इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या का जो सिद्धांत है वो उसका दिया गया। अब इसके जो है इस सिद्धांत की जो है वो आलोचकों ने आलोचना भी की है। सबसे पहले तो इसकी यही आलोचना की जाती है कि ये आर्थिक तत्व पर अत्यधिक और अनावश्यक जो है वो बल उसने दिया। कार्ल मार्क्स जो है उसने सिर्फ और सिर्फ आर्थिक तत्व पर है वो सबसे ज़्यादा है वो जोड़ दिया, तथा धर्म की जो है वो इस सिद्धांत में उपेक्षा की गई, तथा राजनीतिक सत्ता जो थी वो एकमात्र आधार जो था उसका वो आर्थिक सत्ता नहीं हो सकता है। मानवीय चेतना और सृजनात्मक कौशल की भी इसमें है वो उसने मार्क्स ने उपेक्षा की है, तथा इतिहास की उसने अवैज्ञानिक व्याख्या की है। यानी वैज्ञानिक व्याख्या उसने नहीं की बल्कि कैसे की अवैज्ञानिक व्याख्या किए। तो इसके आधार पर जो है वो सभी ऐतिहासिक घटनाओं की जो व्याख्या है वो भी करना संभव नहीं है। तो यह कह कर के उसके आलोचकों ने उसके इस सिद्धांत की आलोचना की। अब अपन लेंगे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। बच्चों, मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है ये उसकी आर्थिक जो व्याख्या है, इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या या भौतिकवादी जो व्याख्या का जो सिद्धांत है वो, और उसके द्वारा दिया गया जो अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत पर आधारित है। उसने जो है वो अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में वर्ग और संघर्ष का जो है वो अलग अलग जो है वो अर्थ बताया है। वर्ग का तात्पर्य यह है कि जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित होता है, जिनके की साधारण हित है वो एक जैसे होते हैं, जैसे कि मिल के मालिक हो, जमींदार हो, व्यापारी हो, किसान वर्ग हो या मजदूर वर्ग हो। संघर्ष का यहाँ व्यापक अर्थ यह बताया है उसने कि असंतोष, रोष और आंशिक असहयोग जो है उससे जो है वो संघर्ष का जो है वो अर्थ लगाया जा सकता है। वहीं मार्क्स ये कह रहा है बच्चों कि समाज में एक ऐसा वर्ग होता है जो कि जिसकी आवश्यकताएं जब पूरी नहीं होती हैं तो वह हमेशा असंतुष्ट रहता है, और जिसे वह वर्ग असहयोग और हड़ताल कहता है। जब यह असहनीय हो जाता है तो उसमें द्वंद्ववाद के आधार पर संघर्ष या क्रांति का जो रूप है वो ले लेता है, जिसमें कि शोषित वर्ग का जो पतन है वो अवश्य होता है। तो ये वर्ग जो संघर्ष जो बताया है उस संघर्ष के आधार पर जो है वो यह कह सकते हैं बच्चों कि मार्क्स के अनुसार समाज का जो विकास है वो वर्गों के जो दो वर्ग थे उन वर्गों के आपसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो है वो होता है। समाज में जो तमाम जो भी परिवर्तन होते हैं वो वर्ग संघर्ष के आधार पर ही होते हैं। यानी समाज में जो भी परिवर्तन आता है, चेंजिंग जो आते हैं, वो उन सभी परिवर्तनों का जो रीज़न या कारण जो है वो वर्ग संघर्ष होता है। यानी वर्ग संघर्ष के आधार पर ही जो है वो सारे परिवर्तन होते हैं। और पूंजीवादी जो युग है उसमें आजीविका के कमाने के जो साधन थे उन साधनों के आधार पर ही जो समाज जो था बच्चों वो दो वर्गों में बट गया था। एक पूंजीपति या बुजुर्ग वर्ग तथा दूसरा श्रमिक जीवी या सर्वहारा जो वर्ग है वो। तो इस आधार पर जो है वो समाज जो था वो दो वर्गों पर बट गया था, तथा पूंजीपति जो था वो कम से कम जो है वो मजदूरी देना चाहता था। यानी पूंजीपति जो वर्ग था वो किसानों को जो है या श्रमिक जो है उसको बहुत ही कम मजदूरी देना चाहता था, जिससे कि उसे क्या हो अधिक से अधिक लाभ जो है वो हो, किसको, मजदूर पूंजीपति वर्ग को। और मजदूर जो है वो अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहता था। लेकिन जो है वो हितों के विरोध के कारण इन दोनों के जो बीच में जो है वो आपसी जो इनके हित थे उन हितों के कारण, यानी हित कौन से थे कि पूंजीपति अपना लाभ कमाना चाहता था और श्रमिक अपना जो है वो पूरा जो है वो जितना उसने श्रम किया उसका पूरा वेतन वो लेना चाहता था। तो इन दोनों के जो हितों के विरोधी थे आपस में, उस विरोध के कारण इनमें जो है वो संघर्ष शुरू हो गया या प्रारंभ हो गया, तथा पूंजीवादी जो समाज था उसका सबसे अधिक
और उत्पीड़ित जो वर्ग है वो होने के साथ साथ ही सर्वहारा जो सर्वाधिक क्रांतिकारी वर्ग है वो भी होता है, तथा बुजुर्ग जो वर्ग है वो अपने संघर्ष में व विकास के विभिन्न जो चरण हैं उनसे गुजरता है। और प्रत्येक जो वर्ग होता है वो संघर्ष एक राजनीतिक संघर्ष होता है, यानी प्रत्येक वर्ग संघर्ष जो है वो एक राजनीतिक संघर्ष एक तरह से होता है। वही मार्क्स कहता है कि इस संघर्ष में उसका जो विनाश और सर्वहारा वर्ग की विजय है वो दोनों ही अवश्य होती है। वहीं बच्चों, इसका जो ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है ये उसकी पुस्तक कम्युनिस्ट जो मैनिफेस्टो है उस सिद्धांत पर आधारित है, जो कि उसने 1848 में जो है वो लिखी थी। वहीं ये कहता है अपने कोटेशन के माध्यम से कि सभी मज़दूरों को जो है वो एक उनके लिए आवाज़ उठाता है और ये कहता है कि विश्व के मज़दूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियों के अलावा और कुछ नहीं है और पाने के लिए तो सारा संसार पड़ा है। बच्चों, मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष है ये आर्थिक द्वंद्व की अभिव्यक्ति का जो है वो उस पर आधारित है। वर्ग संघर्ष के द्वारा जो है बच्चों, जब शोषक वर्ग का विरोध करेगा जिसके की कारण क्या होंगे, समाज में परिवर्तन होंगे। और वर्ग संघर्ष के समय राज्य जो है वो शोषित वर्ग का क्या करेगा, पूरी तरह से उसका दमन करेगा। तो ये था उसके द्वारा दिया गया उसके वर्ग संघर्ष का जो है वो सिद्धांत। अब इसके इस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की जो है वो आलोचकों ने आलोचना भी की है कि मानव इतिहास जो है वो संघर्ष का इतिहास नहीं कहा जा सकता उसको, तथा वर्ग की जो उसने जो वर्ग है उसकी अस्पष्ट और दोषपूर्ण उसने परिभाषा बताई, यानी वर्ग की जो डेफिनेशन दी है वो स्पष्ट नहीं है तथा उसमें जो है वो कुछ कमियां हैं। समाज में केवल दो ही वर्ग नहीं होते हैं, उसने समाज में दो ही वर्ग बताए मार्क्स ने, जबकि आलोचक का ये कहना है कि समाज में जो है वो दो ही वर्ग है वो नहीं होते हैं। तथा मार्क्स की जो क्रांति की धारणा है ये भी गलत साबित हुई थी, यानी उसने जो क्रांति का जो विचारधारा उसने अपनी बताई है कि क्रांति कर देना चाहिए श्रमिकों को, तो उसकी ये जो धारणा है वो गलत सिद्ध हुई। और मार्क्स की जो भविष्यवाणी की है मार्क्स ने, वो भविष्यवाणी का वैज्ञानिक आधार नहीं है, यानी उसके द्वारा दी गई जो भविष्यवाणी है वो उसका कोई आधार जो है वो वैज्ञानिक आधार उसे नहीं कहा जा सकता है। तो ये आलोचकों ने उसकी आलोचना की उसके वर्ग संघर्ष की। अब अपन लेंगे उसके राज्य पर जो है उसके अपने कार्ल मार्क्स के क्या विचार थे। सबसे पहले लेंगे कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो संबंधी उसके क्या विचार हैं। बच्चों, समाज का ऐसा आर्थिक विकास जो है हुआ था कि समाज में निजी संपत्ति का उदय हुआ, यानी इस प्रकार से समाज का जो है वो आर्थिक विकास हुआ कि समाज में है वो जो निजी संपत्ति थी, प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उसका उदय हुआ और पूरा जो समाज था वो समाज एक संपत्तिवान तथा संपत्ति विहीन दो परस्पर जो विरोधी हित वाले वर्ग थे उसमें बट गया। तथा मार्क्स समाज की इस अवस्था को ही बच्चों उसने दास अवस्था कहा है, यानी कार्ल मार्क्स ने इसी व्यवस्था को या इसी समाज को जो है उसको दास की अवस्था कहता है। और इसी काल में राज्य की उत्पत्ति हुई, यानी वो कह रहा है कि इसी जो काल में इसी समय में राज्य जैसी संस्था है उसकी उत्पत्ति हुई। और इस समाज में यद्यपि संपत्तिवान स्वामी वर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था, लेकिन उसकी जो संख्या थी वो संपत्ति विहीन व घोर असंतुष्ट दास वर्ग की तुलना में बहुत ही कम थी। और स्वामी वर्ग है उसको दास वर्ग के विद्रोह का भय हमेशा रहता था। इस प्रकार स्वामी वर्ग ने दासों के दमन एवं अपनी जो संपत्ति है वह अधिकार है उसकी रक्षा के लिए एक जो है शक्ति का उन्होंने सहारा लिया, या जो है इस प्रकार से स्वामी वर्ग है उसकी
जो समस्त क्रिया है उसके द्वारा, स्वामी वर्ग के जो सारे जो कामकाज करने का जो तरीका था उसके द्वारा राज्य नामक जो संस्था है उसकी उत्पत्ति हुई। और राज्य जो है वो वर्ग संघर्ष से ही उत्पन्न संस्था है। यानी कार्ल मार्क्स कह रहा है कि राज्य जैसी जो संस्था की जो उत्पत्ति हुई वो राज्य वर्ग संघर्ष से ही उत्पन्न हुई एक संस्था है। मार्क्स के अनुसार जो राज्य है वो वर्ग यंत्र है। यानी मार्क्स कह रहा है सॉरी कि राज्य है वो एक वर्ग यंत्र है, राज्य शोषण का यंत्र है। मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये कहा कि राज्य पूंजीपतियों की कार्य समिति है। तो ये है उसके द्वारा दिया गया राज्य की उत्पत्ति के संबंधी उसके विचार। अब हम लेंगे उसके राज्य की प्रकृति के बारे में, उसके क्या विचार है। बच्चों, मार्क्स ने जो है वो मार्क्स के अनुसार या उसके अनुसार जो है वो राज्य अपनी प्रकृति से ही कैसी संस्था है, एक वर्गीय संस्था है। यानी वो राज्य को एक अपनी प्रकृति से ही वर्गीय संस्था कहता है तथा वह कहता है कि इसका जो निर्माण है वो शोषक वर्ग ने अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए किया है। इस प्रकार राज्य की प्रभु सत्ता जो है वो वास्तव में शोषक वर्ग की ही प्रभु सत्ता होती है। नेक्स्ट उसकी है राज्य का उद्देश्य। बच्चों, मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्गीय संस्था है और इसका उद्देश्य उस वर्ग के हितों की रक्षा एवं वृद्धि करना होगा तथा जिसकी जो है वो उसकी जिसका इसकी सत्ता पर अधिकार होता है। यानी वह कह रहा है कि राज्य एक वर्गीय संस्था है और उस संस्था का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य उस वर्ग के हितों की रक्षा करना और उसमें वृद्धि करना होगा जिसका कि इसकी सत्ता पर अधिकार होता है। नेक्स्ट अवस्था है समाज की व्यवस्था के अनुसार राज्य की व्यवस्था का होना। यानी इतिहास के किसी भी युग में पाई जाने वाली जो राज्य व्यवस्था है वो अपनी सामाजिक व्यवस्था के सापेक्ष के अनुसार ही होती है। फिर लास्ट बताइए, राज्यविहीन समाज का उदय होगा। यानी मार्क्स के अनुसार राज्य जो है वो एक स्थायी संस्था नहीं है। मार्क्स कह रहा है कि मेरे अनुसार राज्य जैसी संस्था है वो कोई स्थायी संस्था नहीं है। जिन भौतिक या आर्थिक परिस्थितियों के कारण राज्य की उत्पत्ति की गई थी या उत्पत्ति हुई और उसका अस्तित्व बना हुआ है, उनका अंत होने पर राज्य का है अंत होना भी सुनिश्चित है। तो मार्क्स ये कह रहा है कि राज्य की जिन सिचुएशन में या जिन परिस्थितियों के कारण उत्पत्ति हुई थी उसका जब तक अस्तित्व बना हुआ है या उसका जो अंत हो जाएगा तो राज्य का जो अंत है वो भी हो जाएगा। यानी जिन परिस्थितियों के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई, अगर वो परिस्थितियां जब नहीं रहेगी तो या परिस्थितियों का अंत हो जाएगा तो राज्य जैसी संस्था का भी अंत होना सुनिश्चित है। तो ये थे कार्ल मार्क्स के जो है वो राज्य पर उसके क्या विचार थे। तो इस प्रकार से हमारा कार्ल मार्क्स का जो पूरा टॉपिक है वो ख़त्म हो गया।